आ गया हूं मैं लेकर के तुम्हारा एपिसोड नंबर 2 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि जब तक इस चैप्टर को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये एपिसोड इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है तेरे लिए क्योंकि इसके अंदर आने वाला है ओम्स लॉ। करंट के बारे में हम पूरी की पूरी बातें करेंगे, ओम्स लॉ के बारे में पूरी की पूरी बातें करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो तेरे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर विज्ञान गुरु विकास सिंह और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 2। तो अगर चैनल पर नए हो तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि मेरे सारे वीडियो तेरे तक इजीली पहुंच पाए। किसी भी वायर के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्लो होता है करंट। वो करंट फ्लो क्यों होता है? क्योंकि उस वायर के अंदर होते हैं कुछ चार्जेस। क्या होता है उस वायर के अंदर? कुछ चार्जेस जब फ्लो होते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैंने कहा कि किसी भी वायर के अंदर, मान ले कि ये तेरे पास में एक वायर है, मान ले कि तेरे पास में एक वायर है और इस वायर में फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी मान लेते हैं कोई चार्ज पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। ये चल के जा रहा है, ये चल के जा रहा है, चल के जा रहा है। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, चलता है, तो वो बनाता है करंट। क्या बनाता है? करंट। बड़े सिंपल शब्दों में बात करते हैं। हवा चलती है तो होता है विंड करंट, पानी चलता है तो वो होता है वाटर करंट, और जब तेरे चार्ज चलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज चलते हैं, तो वो कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। तो अब सिंपल शब्दों में मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन की बात करूं। मैंने कहा मान ले कि इस वायर के अंदर टी टाइम के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है बेटा? क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है। टी टाइम के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है। तो मेरे को बता कि एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा। तो मैं बोलूंगा एक सेकंड में क्यू अपॉन टी टाइम चार्ज फ्लो हो रहा हो। क्या बोलूंगा मैं? टी सेकंड के अंदर क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है तो 1 सेकंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा होगा? क्यू अपॉन टी। और एक सेकंड में व्हाटएवर चार्ज फ्लो होता है उसी को मैं नाम देता हूं क्या? उसी को मैं नाम देता हूं इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम देता हूं? इलेक्ट्रिक करंट। तो सिंपल शब्दों में याद क्या रखना है? सिंपल शब्दों में याद क्या रखना है? याद कुछ डेफिनेशन इस प्रकार से रखनी है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल। कैसे याद रखना है? कोई भी फॉर्मूला अगर तेरे को लिख करके मिल रहा है, जैसे मैंने ये फॉर्मूला लिखा है I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। अब किसी भी डेफिनेशन में तेरे को एक बात बता देता हूं, किसी भी डेफिनेशन में अगर अपॉन में टी लिखा है, अपॉन में क्या लिखा है? टी लिखा है, तो उसको तेरे को कैसे पढ़ना है? उसको तेरे को पढ़ना है रेट। क्या पढ़ना है? रेट। कोई भी डेफिनेशन होगी उसके अपॉन में अगर टी लिखा है तो क्या पढ़ना है? रेट पढ़ना है। तो क्या बोलूंगा? रेट ऑफ चार्ज क्या होता है बेटा? फ्लो होता है। तो मैं बोलता हूं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कैसे डिफाइन याद रखना है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। याद होगी डेफिनेशन मेरे साथ में? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कैसे याद कर लेगा? सिंपल। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल शब्दों में याद रखने वाला पॉइंट है ये। ठीक है, तो ये हो गया I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। डिफाइन तो मैंने याद कर लिया। अब इसका सिंबल देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? I होता है। क्या होता है बेटा? I होता है। इस बात को याद रखना है। इलेक्ट्रिक करंट होता है, इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला मैंने अभी तेरे को याद कराया। क्या याद कराया? I बराबर क्यू अपॉन टी। ये मैंने याद करा दिया। I बराबर क्या याद करा दिया? क्यू अपॉन टी। और ये मैथमेटिकली मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। अब तेरे को जो नेक्स्ट पॉइंट दिमाग में आना चाहिए वो क्या आना चाहिए कि ऐसा यूनिट क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या होगी? इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या होगी? तो मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट जो होती है दैट इज एम्पियर। क्या होती है? ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ये याद रखने वाला पॉइंट है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? इस बात पर थोड़ा सा फोकस करना है। क्या फोकस करना है? कि कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या है? देख भाई, जब तेरे को करंट डिफाइन किया गया, ठीक है, जब करंट की डेफिनेशन की बात आई थी तो वहां पर बात किया था कि चार्ज फ्लो होने की रफ्तार, चार्ज फ्लो होने की जो रेट होती है, टाइम के साथ में चार्ज किस प्रकार से फ्लो होता है, उसको ही हम नाम देते हैं क्या? उसका इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को जो डिफाइन किया गया था वो किसके लिए किया गया था? चार्ज के लिए किया गया था। सिंपल। और चार्ज नॉर्मल केस में मैं बात करता हूं तो वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगर मैं नॉर्मल क्यू की बात करूं तो वो कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। लेकिन देखा गया कि जो वायर होता है, करंट है, वो अल्टीमेटली किस वजह से फ्लो हो रहा है? किसी वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से बेटा? जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें ये चीज तो पता है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है।
मैंने इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी कहानी बता दी थी, पूरी स्टोरी बता दी थी पहले एपिसोड के अंदर। अगर पहला एपिसोड तूने अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन में मैं इसकी लिंक दे रहा हूँ, लिंक को जाकर के चेकआउट कर ले और फिर आकर के दोबारा से अपना जो एपिसोड नंबर 2 है उसको देखना शुरू कर दे। तो मैं क्या बोलता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। मैंने डेफिनेशन बनाई थी किसके लिए, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए। किसके लिए बनाई थी, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो अल्टीमेटली जो करंट होगा वो पहले अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए डिफाइन किया था तो नेगेटिव चार्ज के लिए करंट की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होनी चाहिए। लेकिन डेफिनेशन मेरी क्या बोल रही है, डेफिनेशन मेरी बोल रही है कि जहां पॉजिटिव चार्ज जाता है उसी डायरेक्शन को मैं करंट बोलता हूं, तो जहां नेगेटिव चार्ज जाता होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन को करंट बोलते होंगे। बात को समझना एक बार। मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज ये जा रहे हैं तो हमने बोल दिया कि भैया करंट भी यही जा रहा है। अब मैं बोलता हूं कि करंट लेकिन पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो नहीं होता, करंट फ्लो होता है नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो मैं तो बोल रहा हूं करंट तो ऐसे ही जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज ऐसे जा रहे हैं। तो मैं बोलूंगा नेगेटिव चार्ज अगर ऐसे जा रहा है यानी करंट कैसे जा रहा होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन। तो हमने यहां पर बोला कि कन्वेंशनल डायरेक्शन जो होगी करंट की वो कैसी होगी, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। कैसी होगी, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। यहां तो बात समझ में आ रही है। तो मैंने कहा सिंपल सा कि कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज जस्ट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करेंगे पता है किसकी, डिफाइन। और किसका डिफाइन करना है, 1 एम्पियर का डिफाइन करना है। तो मैंने अभी तेरे को बताया, क्या बताया कि I बराबर होता है Q अपॉन T, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट बराबर होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो तेरे को क्या याद रखना है, अगर मैं चार्ज Q की जगह लिख देता हूं 1 कूलम, क्या लिख देता हूं बेटा, चार्ज Q की जगह लिख देता हूं 1 कूलम, और टाइम की जगह क्या लिख देता हूं 1 सेकेंड। अगर मैं T की जगह लिख देता हूं 1 सेकेंड, Q की जगह लिख देता हूं 1 कूलम, तो अल्टीमेटली I की जगह क्या आ जाएगा, I की जगह आ जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, तो तेरे को याद कैसे रखना है, तेरे को क्या याद रखना है, 1 सेकंड के अंदर अगर 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर में से, किसी वायर में से, क्या कह रहा हूं मैं, 1 सेकंड के अंदर अगर 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है किसी वायर, किसी कंडक्टर के अंदर से, तो उस कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट कितना होएगा, 1 एम्पियर होएगा। क्या कहा मैंने, अगर कोई वायर है मेरे पास, इस वायर में से 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है तो इस वायर में फ्लो होने वाला करंट कितना होगा, 1 एम्पियर। बस यही तो डेफिनेशन है। डेफिनेशन कहीं आसमान से नहीं आती है, किसी दूसरे यूनिवर्स से नहीं आती है, डेफिनेशन फॉर्मूले से ही बनाई जाती है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि एक वायर है जिसके अंदर 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम में, 1 सेकंड के अंदर, तो इसके अंदर फ्लो होने वाला करंट कितना होगा बेटा, 1 एम्पियर का। करंट जो होता है ना बेटा, करंट कैसा होता है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है। तूने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था स्केल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। किसके बारे में, स्केल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। तो वो चीजें जिनके अंदर डायरेक्शन होती है, वो चीजें जिनके अंदर मैग्नीट्यूड होता है, उनको बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। और वो चीजें जिनके अंदर डायरेक्शन नहीं होती लेकिन मैग्नीट्यूड तो होता है, उनको बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। अब तेरे से मैं बात कर रहा हूं, तेरे से मैं क्या बात कर रहा हूं कि क्या करंट स्केलर क्वांटिटी है या फिर करंट वेक्टर क्वांटिटी। जरा सोचने वाली बात है। क्या सोचने वाली बात है कि करंट फ्लो हो रहा है मान ले पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। ये करंट फ्लो हो रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, और करंट कितना फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं 5 एम्पियर का। कितना फ्लो हो रहा है करंट, 5 एम्पियर का। तो करंट के पास में बेटा मैग्नीट्यूड है, क्या है, करंट के पास में मैग्नीट्यूड है कि नहीं, कितना, 5 एम्पियर का। और डायरेक्शन है ए से बी, ये क्या है, इसकी डायरेक्शन है ए से बी। तो देख दोनों चीजें इसके पास, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी हो। तूने 9th क्लास में पढ़ा था, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास डायरेक्शन हो, उस चीज को मैं नाम देता हूं क्या, वेक्टर। और मैं अभी तेरे को क्या बता रहा था, कि भाई मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। अब तू यहां पर देख, करंट को देख, करंट के अंदर मैग्नीट्यूड है, बिल्कुल है, करंट के बाद डायरेक्शन है, बिल्कुल है, तो ये क्या होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए। लेकिन करंट कैसा कहा गया, स्केलर कहा गया। तो इसका कारण समझ ले, इसका कारण लिख ले, और ये तेरे को पेपर में पूछा जा सकता है, नहीं तो एमसीक्यू में तो पूछ ही लेगा। एमसीक्यू में जैसे पूछेगा कि करंट कैसा है, तो तू बोलेगा कि इसका मैग्नीट्यूड है, इसके बाद डायरेक्शन है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। करंट कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है। तो याद रखने के लिए क्या बोलेंगे, कैसे याद रखेंगे कि भाई इसके पास मैग्नीट्यूड है, किसके पास, करंट के पास में मैग्नीट्यूड है, करंट के पास में डायरेक्शन है, ठीक है। लेकिन इनसे परे, इनसे ऊपर उठ के एक और चीज होती है दुनिया के अंदर। अगर कोई चीज मैग्नीट्यूड रखती है, कोई चीज डायरेक्शन भी रखती है, और वही चीज अगर फॉलो करती है, क्या करती है, फॉलो करती है किसको, अलजेब्रा। कौन सा, अलजेब्रा, कौन सा, वेक्टर का, वेक्टर का। अगर वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो कर रही है कोई चीज, ठीक है, तो वो क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, एज वेल एज वो वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो कर रही है, वो चीजें कही जाती हैं वेक्टर क्वांटिटी। और अगर अलजेब्रा और वेक्टर फॉलो नहीं हो रहा है,
तो वो कही जाएगी स्केलर क्वांटिटी। केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये तो पुरानी बातें हैं, बचपन की बातें हैं, 9th क्लास की बातें हैं, जहां तक तेरे से बोलते थे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में। अभी तेरे को एक चीज और ऐड ऑन करनी पड़ेगी कि भाई अगर वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं किया जा रहा है एक क्वांटिटी के द्वारा, तो फिर भले ही उसके बाद मैग्नीट्यूड हो, भले ही उसके बाद डायरेक्शन हो, लेकिन वो वेक्टर में कंसीडर नहीं की जा सकती। तो अल्टीमेटली तेरे को ये बात समझ में आ चुकी है कि करंट कैसा होता है कि स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड रखता है, ये डायरेक्शन रखता है, लेकिन ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता, इसलिए मैं बोलता हूं कि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अब आजा तेरे को एक क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, तेरे को सामने दिख रहा है कि करंट 0.5 एम्पियर का इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तेरे को क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा काम करना होता है, एक सिंपल सी स्टेप से शुरू करना होता है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद तेरे को सबसे पहले पता है, सबसे पहले क्या करना है, तू लिख, क्या लिख कि गिवन क्या है, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है तेरे को, गिवन लिख ले सबसे पहले। तो करंट तेरे को दिया है, करंट दिया है कितना, 5 एम्पियर का, तो लिख सबसे पहले करंट कितना दिया है, 0.5 एम्पियर, ये दे दिया। उसके बाद बोला गया कि बल्ब के अंदर ये कितने 10 मिनट के लिए फ्लो, दिया गया है तेरे को, टाइम दिया गया है कितना, 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट, मिनट मिनट मिनट, मेरे को मिनट से मतलब नहीं, मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, तो 10 मिनट मतलब क्या होता है, 60 सेकंड। 10 का 10 लिख लिया, मिनट की जगह मैंने लिख दिया 60 सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा, 600 सेकंड। यानी टाइम कितना दिया है तेरे को, 600 सेकंड। तो तेरे को क्या क्या दिया बेटा, करंट दिया है, तेरे को क्या दिया, दूसरा टाइम दिया है, और पूछ क्या रहा है। अब इसके बाद में तू लिख कि फाइंड क्या करना है, पता क्या करना है। तो फाइंड करने के लिए बोला गया तेरे से अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पता करना है, यानी कि Q की वैल्यू पता करनी है। क्या पता करना है, Q की वैल्यू पता करनी है, बस। अब आ जाते हैं हम इन दोनों को देखते हैं, गिवन को, टू फाइंड को देख और पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। तेरे को I दिया है, T दिया है, Q निकालना है। I, T और Q के बीच में फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल्स टू होता है Q अपॉन T, बस। यहां पर लिखते कैलकुलेशन, क्या लिखेगा यहाँ पर, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में आ जाएगा I बराबर Q अपॉन T। तो I कितना है, I तेरे को दिया 0.5, Q कितना दिया, Q कितना दिया, Q तो निकालना है तेरे को। टाइम कितना दिया, टाइम दिया 600, बात सिंपल है। 600 को इस साइड लेकर के आ जाए तो 0.5 मल्टीप्लाई 600 बराबर आ जाएगा Q के। यहां से पॉइंट हटाएगा तो नीचे एक जीरो आ जाएगी, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 5 मल्टीप्लाई 60 इक्वल्स टू Q। मल्टीप्लाई कर दे, 5 से जा कितना होता 30। Q कितना आ गया बेटा, Q आ गया 300। अब ये तो वैल्यू आ गई, लेकिन तेरे को पता है चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो लिख देगा Q बराबर 300 कूलम, और ये तेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन करने का सबसे सिंपल तरीका मैंने तेरे को बता दिया, क्या था, गिवन लिख, टू फाइंड लिख, और उसके बाद में कैलकुलेशन लिख। गिवन और टू फाइंड से तेरे को पता चल जाएगा कि फॉर्मूला कौन सा लगना है, इनके बीच में केवल रिलेशन पता करना है, कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, और बस यहाँ पर तेरे को सॉल्यूशन कर देना है। सारे न्यूमेरिकल करने की सिंपल सी ट्रिक यही होती है, और सारे न्यूमेरिकल तेरे को तभी आएंगे जब तू न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेगा मेरे साथ। अब पता है, मैं तेरे को कुछ क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो तेरे दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देते। सबसे पहले सुन कि प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट कैसे पता लगाएगा, प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट कैसे पता लगाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्किट ये कैसे पता लगाएगा, सर्किट के अंदर करंट किस दिशा में फ्लो हो रहा है कैसे पता लगाएगा, और उस छोटे से अमाउंट ऑफ करंट, अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट तेरे को किसी सर्किट के अंदर दिया गया है तो कैसे पता लगाएगा कि कितना करंट उस सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है। तो उस सर्किट के अंदर करंट है या नहीं है, उस सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, उस सर्किट के अंदर अगर छोटा सा करंट है तो वो कितना है, उसको नापना है। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर तेरे को पता कर। अब वो महत्वपूर्ण डिवाइस जो ये तीनों काम एक साथ में कर देती है उसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या है बेटा, गैल्वेनोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है, वो डिवाइस है जो किसी सर्किट के अंदर करंट की मौजूदगी का पता लगाती है। दूसरा, किसी सर्किट के अंदर करंट किस दिशा में फ्लो हो रहा है इसका पता लगाती है। उसी सर्किट के अंदर करंट अगर स्मॉल है तो कितना है उसकी वैल्यू को पता लगाने का काम भी किसका है, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डिटेक्ट करता है किसी सर्किट के अंदर करंट की मौजूदगी। गैल्वेनोमीटर अल्टीमेटली तेरे को डिजाइन कैसे करना है, सर्किट के अंदर बनाना कैसे है, सर्किट के अंदर गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए तेरे को G बनाना है और ऐसे दो डंडे निकाल देना है, जहां से करंट इसमें एंटर करे वहां प्लस बना देना, जहां से करंट रिलीव करे वहां पर नेगेटिव बना देना। बस ये बन गया तेरा गैल्वेनोमीटर। क्या बन गया, ये तेरा गैल्वेनोमीटर का सिंबल जिसको तू सर्किट के अंदर कनेक्ट करता है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट।
नेक्स्ट मेरे को आता है एमीटर। एमीटर 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 क्या है? ये भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कैसा पैसिव एलिमेंट है। ये भी इंस्ट्रूमेंट होता है जो कैसा पैसिव एलिमेंट है। इस बात को याद रखना, पैसिव और एक्टिव क्या होता है? पैसिव एलिमेंट वो एलिमेंट होता है, पैसिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो अल्टीमेटली किसी सोर्स के द्वारा ड्राइव किए जाते हैं, यानी कि सप्लाई देने वाला जो होता है वो होता है कौन? एक्टिव एलिमेंट। और जो सप्लाई का यूज करता है, एनर्जी का इस्तेमाल करता है, दूसरे के द्वारा दी गई एनर्जी का इस्तेमाल करता है, उसको हम बोलते हैं पैसिव एलिमेंट। तो ये क्या करता है? ये सोर्स के द्वारा दी गई एनर्जी का, सोर्स के द्वारा दी गई एनर्जी का क्या करता है? सोर्स एनर्जी को यूज करता है। क्या करता है? यूज करता है, यूज अप करता है। क्या करता है? यूज अप करता है, यूज अप करता है, यानी इस्तेमाल करता है किसका? सोर्स के द्वारा दी गई एनर्जी। तो ऐसे एलिमेंट जो सोर्स के द्वारा दी गई एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे उनको हम बोलेंगे पैसिव एलिमेंट। क्या बोलेंगे? पैसिव एलिमेंट। चल एमीटर की बात करते हैं। एमीटर क्या होता है? एमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी सर्किट के अंदर करंट के नापने का काम करता है, करंट को नापने का काम करता है, करंट के मेजरमेंट का काम करता है। तो एक ऐसा एलिमेंट जो क्या करता है? किसी सर्किट के अंदर करंट का मेजरमेंट करता है। तो एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। किसी सर्किट के अंदर करंट कितना है उसको नापने के लिए यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या कहा जाएगा? एमीटर कहा जाएगा। अब यहां पर एक बात तेरे को जो याद रखनी वो क्या है कि इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। इसे हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया था किसी सर्किट के अंदर। मान ले कि एक सर्किट है, सर्किट मैंने बना दी कि ये मान ले कि बल्ब लगा हुआ है, यहां पर मैंने क्या कर दी? एक बैटरी लगा दी है। अब ये बैटरी लगाने के बाद, बल्ब लगाने के बाद मेरे को इसके अंदर करंट की मौजूदगी पता करनी है, तो मैं क्या लगा दूंगा? एक एमीटर लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? मैं एक एमीटर लगा दूंगा। अब एमीटर हमेशा सर्किट में कैसे लगता है? सीरीज में लगता है, यानी जो वायर लौट करके सोर्स के साथ कनेक्ट होने आएगा उस वायर की लाइन में ही मैं एमीटर को लगा दूं। ठीक है, तो सीरीज का मतलब समझ गया? ये जो तार जा रहा है इसी तार के साथ में तेरे को लगा देना है क्या? एमीटर। ये होता है सीरीज। ठीक है, तो एमीटर को सीरीज में ही कनेक्ट करना है, इस बात का याद रखना। एमीटर को सीरीज में ही कनेक्ट करना है, इस बात का याद रखना। का जो सिंबल होता है वो कैसे होता है? अभी मैंने तेरे को बना के बताया। गोला बनाना है, उसके अंदर ए लिख देना है और ये दो टर्मिनल निकाल देना है। ठीक है, क्या निकाल देना? दो टर्मिनल निकाल देना है। जहां से करंट एंटर करेगा, वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। जहां से करंट लीव करेगा वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। बस ये पैसिव एलिमेंट की खासियत होती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली करंट जहां से एंटर करेगा वो पॉजिटिव होगा, जहां से करंट निकलेगा वो नेगेटिव होगा। अब पता है तेरे दिमाग में एक क्वेश्चन उठना चाहिए, और वो क्वेश्चन पता है क्या उठना चाहिए? कि मैंने यहाँ लिखा कि इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज ऑलवेज। अगर मैं सीरीज में कनेक्ट करने की बात कर रहा हूं तो व्हाई एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट? किसी सर्किट के अंदर एमीटर को सीरीज में ही क्यों कनेक्ट करते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? इसका क्वेश्चन तेरे दिमाग में जगना चाहिए, पूछा जाना चाहिए तेरे दिमाग के द्वारा तेरे से, लेकिन तू पूछेगा नहीं क्योंकि तू केवल लेक्चर सुन रहा है, दिमाग थोड़ी लगा रहा है। तो पूछ अभी के अभी अपने दिमाग से इस क्वेश्चन को कि भाई क्यों एमीटर को मेरे को सीरीज में लगाना होता है? क्यों सीरीज में लगाना होता है? क्यों सीरीज में लगाना होता है? तो बात को समझ। होता अल्टीमेटली क्या है? मान ले तेरे पास में कोई सर्किट है, उस सर्किट के अंदर मैंने एक ये बल्ब लगा दिया और बल्ब के साथ यहां पर मैंने लगा दिया एमीटर, और ये लगा दी मैंने क्या? ये लगा दिया मैंने बैटरी। ये प्लस ये माइनस, क्या लगा दिया? बैटरी प्लस माइनस। तो ये वोल्टेज लगा दिया है। अब वोल्टेज से कुछ तो करंट निकलेगा, इस बैटरी से कोई करंट निकला और ये करंट यहाँ पहुंच गया। अब ये बल्ब बिल्कुल ग्लो होने लगा, इसके अंदर बढ़िया करंट आ रहा था, जितना इसकी रिक्वायरमेंट थी उतना करंट आ गया। अब ये करंट इसको बल्ब को ग्लो करके आगे निकल के आ गया और एमीटर के अंदर से निकला और ये वापस आ गया। अब ये करंट पूरा एमीटर के अंदर से निकला। क्यों निकला? क्योंकि एमीटर ने इस करंट के रास्ते में कोई अवरोध, कोई रुकावट पैदा नहीं करी, और रुकावट करी भी ना तो बिल्कुल ना के बराबर करी होगी। तो मैं क्या बोलता हूँ? एमीटर के अंदर रुकावट टू द करंट फ्लो कैसी है? कम है। यानी हम बोलेंगे कि इसका रुकावट टू द करंट यानी कि लो रेजिस्टेंस इसके अंदर होता है। क्या होता है? लो रेजिस्टेंस इसके अंदर होता है। क्या होता है इसके अंदर? लो रेजिस्टेंस होता है, जो करंट के फ्लो के अंदर रुकावट पैदा नहीं करता। यानी इसको जितना करंट चाहिए, ये उतना करंट यहां से बुला रहा है, ठीक है, उतना करंट वापस यहां आ जाएगा। तो करंट की रिक्वायरमेंट इसकी पूरी होती रहे और मैं एमीटर को भी लगा दूं, दोनों एक साथ कब होगा? जब एमीटर के अंदर रुकावट टू द फ्लो ऑफ करंट कैसी हो? कम है। तो हम क्या बोलते हैं कि एमीटर एक लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है। क्या होता है? लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है। कुल मिला के गैल्वेनोमीटर ही होता है जिसको मैं एमीटर में कन्वर्ट करता हूं। तो लो रेजिस्टेंस के गैल्वेनोमीटर को ही मैं क्या बोलता हूं? एमीटर बोलता हूं। ये एमीटर को अगर किसी सर्किट के अंदर कनेक्ट करता हूं तो इसका रेजिस्टेंस लो होने की वजह से ये मैक्सिमम करंट को अपने अंदर से जाने देगा,
यानी सर्किट के करंट में कोई भी रुकावट पैदा नहीं करेगा, सर्किट का करंट डिस्टर्ब नहीं होगा एमीटर के सीरीज कनेक्शन के द्वारा। इसलिए मैं इसको कैसे लगाता हूँ, सीरीज में लगाता हूँ, क्योंकि इसके अंदर सारा करंट निकलना चाहिए, जितना करंट निकलना चाहिए उतना ही करंट तो ये नापेगा। सर्किट का पूरा करंट नापना है तो पूरा करंट इसके अंदर से निकलना चाहिए। सर्किट का पूरा करंट नापना है तो पूरा करंट इसके अंदर से निकलेगा तभी तो नाप पाएगा। तो अमीटर का काम है करंट को नापना, तो इसके अंदर से सारा करंट निकलना चाहिए। सारा करंट कब निकलेगा, जब इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, लो होगा। तो मैंने बोला कि गैल्वेनोमीटर, लो रेजिस्टेंस का गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड एमीटर। अब इसका रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए मैं इसको सीरीज में लगा दूं ताकि ज्यादा से ज्यादा करंट इसके अंदर से निकल सके, और जितना ज्यादा करंट इसके अंदर से निकलेगा उतना सारा का सारा करंट ये नाप करके मेरे को बता दे। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले और याद कर ले, और पेपर के अंदर छापने को अगर पूछा जाए ना तो एग्जैक्ट छाप के आ जाइए। अगला टॉपिक है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, नाम से क्लियर, वोल्ट मीटर एक ऐसा मीटर जो वोल्टेज को नापता होगा, एक ऐसा मीटर जो वोल्टेज को नापता होगा। तो वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर अगेन एक पैसिव एलिमेंट है, यानी कि ये सोर्स के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली एनर्जी का इस्तेमाल करता है। ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, ये दूसरे के द्वारा दी गई एनर्जी का इस्तेमाल करता है। वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वोल्ट मीटर वो डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिक वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नापने के काम में आती है। किसके काम में आती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नापने के काम में आती है। बिटवीन टू पॉइंट्स इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। इसको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है किसी सर्किट के अंदर। तो जरा बात को समझ, वही मैंने सर्किट अभी ड्रॉ किया था, फिर से बना रहा हूं। ये मान ले कि बल्ब लगा हुआ है, ये मान लेते हैं कि मैंने बैटरी लगा दी है, और ये बैटरी कनेक्ट कर दिया। अब प्लस माइनस ये बैटरी हो गई, यहां से करंट आ रहा है, ये करंट जा रहा है, ये करंट यहां पर आ गया। करंट इसके अंदर से निकलेगा, ये ग्लो करेगा, ये ग्लो करेगा, और ये लौट करे करंट वापस से हमारे बैटरी के पास आ जाए। अब बड़ी सिंपल सी बात कि मेरे को पता करना है कि बेटा यहां बल्ब के दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना वोल्टेज है। बल्ब के इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना वोल्टेज है, तो वो वोल्टेज नापने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां से ये दो वायर निकालता हूं और उन दोनों वायर के बीच में कनेक्ट करता हूं एक वोल्ट मीटर। क्या कनेक्ट करता हूं, एक वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर क्या है, एक पैसिव एलिमेंट है। तो जहां से करंट एंटर करेगा वहां पर क्या होगा, प्लस साइन, और जहां से करंट निकलेगा वहां पर क्या होगा, माइनस का साइन। तो वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाना है। पैरेलल में क्यों लगाना है, क्योंकि जो वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, रुकावट टू द करंट फ्लो कैसी होती है, उसका रेजिस्टेंस होता है हाई। इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर मैं इसको सीरीज में लगा दूंगा तो सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, रुकावट इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से करंट बैटरी से निकलेगा ही कम। जब करंट बैटरी से निकलेगा ही कम तो बेचारा ये जल ही नहीं पाएगा, बल्ब मेरा जल ही नहीं पाएगा। जैसे अभी तेरा बल्ब नहीं जल रहा है, मान ले सिंपल शब्दों में मैं तेरे को बोलूं कि ये मेरे पास में क्या हो गया, मेरे पास में ये एक सर्किट है, ये बल्ब लगा हुआ है, ये मैंने बैटरी लगा दिया, ठीक है। अब इस बल्ब के दो एंड्स के बीच में मेरे को पता करना है कि भाई वोल्टेज कितना है। तो वोल्टेज नापने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करता हूँ। क्या कनेक्ट करता हूँ बेटा, एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करता हूँ। तो इस वोल्ट मीटर का काम क्या है, कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना वोल्टेज आ रहा है वो वोल्टेज नापना है। तो वोल्टेज कैसे पता चलेगा, पहली चीज तो इसके अंदर से मैक्सिमम करंट निकलना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर से जिस चीज के टर्मिनल्स के बीच में, एंड्स के बीच में मेरे को वोल्टेज निकालना, उसके अंदर से मैक्सिमम करंट जाना चाहिए। इसमें से मैक्सिमम करंट कब जाएगा, जब यहां से आने वाला करंट मैक्सिमम इसमें से पास हो और बहुत माइनर करंट इसके अंदर से पास हो। मैक्सिमम करंट बल्ब के अंदर से पास हो, बहुत माइनर से करंट इसके अंदर से पास हो वोल्ट मीटर के अंदर से। तो वोल्ट मीटर के अंदर से माइनर करंट पास होगा कब, जब इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, इसका रेजिस्टेंस यानी रुकावट टू द फ्लो ऑफ करंट कैसी होगी, हाई होगी। कैसी होगी, हाई होगी। अब इसकी रुकावट हाई है, इसलिए मैं इसको कहां लगा रहा हूं, पैरेलल में लगा रहा हूं, ताकि मैक्सिमम करंट इस बल्ब में से निकल सके, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट किसमें से निकल सके, वोल्ट मीटर में से निकल सके। अब सीधी सी बात है कि अगर मैं उसको उठा के सीरीज में लगा दूं, अब इसका रेजिस्टेंस तो ज्यादा है, जब ज्यादा रेजिस्टेंस सीरीज में लगाए तो यहां से आने वाला करंट कैसा हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, तो बल्ब बेचारा जल ही नहीं पाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तेरे को? चल आंसर पे चलते हैं। Why voltmeter is connected in parallel in a circuit? तो a voltmeter is a high resistance galvanometer। वोल्टमीटर क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस का गैल्वेनोमीटर होता है। क्या बोला मैंने, यहाँ वोल्टमीटर कैसा होगा, हाई रेजिस्टेंस का गैल्वेनोमीटर होगा। अमीटर कैसा होता है, अमीटर होता है लो रेजिस्टेंस का गैल्वेनोमीटर, और वोल्टमीटर कैसा होता है, हाई रेजिस्टेंस का गैल्वेनोमीटर। जब इसको मैं कनेक्ट करता हूँ पैरेलल में,
तो ये अपने अंदर से तो मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट जाने देता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट कहाँ से जाने देता है, बाकी के रिमेनिंग सर्किट के अंदर से जाने देता है, यानी कि सर्किट के रेजिस्टेंस को इफेक्ट किए बिना, सर्किट के करंट को इफेक्ट किए बिना ये अपना काम पूरा कर लेता है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीजें यहाँ पर लिख दी हैं कि इट ड्रॉज मिनिमम करंट फ्रॉम द मेन सर्किट, ठीक है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड इज नॉट कंसीडरेबली इफेक्टेड, यानी कि जो पॉइंट के बीच में मेरे को वोल्टेज डिफरेंस निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, मैक्सिमम करंट उसमें से निकलेगा ताकि मैक्सिमम वोल्टेज डेवलप हो सके, जिसको मेरा वोल्टमीटर नाप करके देगा। जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर का स्क्रीनशॉट मान के रख अपने पास में और पेपर के लिए तैयार कर लो। अब मैं बात करने वाला हूं इस चैप्टर के अति इंपॉर्टेंट टॉपिक की, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो पेपर में आना ही आना है। ये इतना इंपॉर्टेंट है जितना तेरी क्रश भी तेरे लाइफ में। टॉपिक का नाम है बेटा सिंपल सा ओम्स लॉ। ये लॉ तेरी लाइफ को बदल देगा, तेरे पेपर का स्टैंडर्ड बदल देगा, तेरी दुनिया बदल देगा। अगर तूने ये पढ़ लिया, ये तूने याद कर लिया, समझ लिया, पेपर में तेरे क्वेश्चन बनने से कोई नहीं रोकने वाला, न्यूमेरिकल बनने से कोई नहीं रोकने वाला, तेरे को फोड़ने से पेपर कोई नहीं रोकने वाला। तो सबसे पहले बात करते हैं ओम्स लॉ के स्टेटमेंट की। तो स्टेटमेंट को जरा समझते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है किसी कंडक्टर या वायर में से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया गया है अक्रॉस द टर्मिनल्स, और प्रोवाइडेड कि फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन सेम। मतलब पता है क्या है कि मेरे पास है, मान लेके एक वायर है, ये मेरे पास में क्या है, एक वायर है, कंडक्टर है, ठीक है। अब इस कंडक्टर में ये तो होगी इसकी लेंथ, ये होगी लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और इसको क्या बोलेंगे, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसा कि मैंने अभी बताया था। ये रहा मेरे पास में वायर, तो इसकी जो ये सर्कल होगी, उस सर्कल का एरिया इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो मान लेते हैं सर्कल का एरिया कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए। तो इस पर्टिकुलर वायर की लंबाई एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। इसके अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई फ्लो हो रहा है, लेकिन करंट फ्लो कब होगा, जब मैं इसके अक्रॉस एक बैटरी लगाऊंगा। मैंने इसके दोनों एंड्स के बीच में एक बैटरी लगा दी, ये प्लस साइन की, ये माइनस साइन की, V वोल्ट की बैटरी लगा दी, वो लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी लंबाई थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट सेम रखना, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी इसकी मोटाई, वायर की मोटाई थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट एक जैसा रखना है। इसके अलावा अगर तूने वायर यूज किया था, वायर मान ले तूने किसका यूज किया था, वायर मान लेते हैं कि तूने कॉपर का यूज किया था, तो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट कॉपर का ही वायर यूज करना है। ऐसा नहीं तूने पहली रीडिंग लेने के लिए कॉपर का वायर लगाया, दूसरी रीडिंग लेने के लिए तूने एल्यूमिनियम का वायर लगाया, तीसरी रीडिंग लेते समय तू इतना ज्यादा अमीर हो चुका है कि अब तू गोल्ड का वायर यूज कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट जब तक तू रीडिंग्स ले रहा है, जब तक कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तब तक वायर एक ही प्रॉपर्टी का लेना है, एक ही मटेरियल का लेना है, यानी कि लेंथ एक जैसी रहनी चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक जैसा रहना चाहिए, मटेरियल ऑफ द वायर एक जैसा रहना चाहिए, एंड जिस कमरे के अंदर तू एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिस लैब के अंदर तू एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो सबका टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहली रीडिंग तूने ली छत पर खुले में, दूसरी रीडिंग ले रहा है तू कमरे के अंदर, तीसरी रीडिंग ले रहा है तू बेसमेंट में जाकर के। तो कुल मिलाकर टेम्परेचर भी इसको इफेक्ट करता है। तो ओम्स लॉ ने क्या कहा, ओम्स लॉ ने कहा कि हाँ भैया आई प्रोपोर्शनल होता है वी के, आई प्रोपोर्शनल होता है वी के, लेकिन कब होता है, जब एल कांस्टेंट रहे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, मटेरियल कांस्टेंट रहे। ये सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी तब आई प्रोपोर्शनल होगा वी के। तो ये इतनी सारी चीजें ना बोलते हुए मैं एक सिंपल शब्द बोलता हूं कि करंट फ्लोइंग इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर, प्रोवाइडेड, कब, प्रोवाइडेड इन सबको मिलकर के मैं बोलता हूं क्या, फिजिकल कंडीशन। क्या बोलता हूं, फिजिकल कंडीशन। तो मैं क्या कहता हूं कि ये ऐसा होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा होता है, लेकिन कब, जब फिजिकल कंडीशंस कैसी रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। कैसी रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। फिजिकल कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट। सीधी सी बात रखना है, सिंपल सा स्टेटमेंट याद रखना है। वो क्या रहना है कि करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर या कंडक्टर। ठीक है, तो करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस जो लगाया गया है अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर। लेकिन कब, प्रोवाइडेड, ये बात याद रखना है, प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन
सेम, फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर रिमेन सेम। तो अब जल्दी से इस स्टेटमेंट को स्क्रीनशॉट मार के रख, दिमाग के अंदर बैठा और याद करके वापस आओ। तो अब बात करेंगे इसके फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला मैंने अभी अभी तेरे को याद कराया। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था I प्रोपोर्शनल टू V। फॉर्मूला क्या था? I प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, अब इससे होता क्या है? सिंपल सी बात समझ। अगर I प्रोपोर्शनल टू V है तो मैं इसको पलट के भी लिख सकता हूं, मैं इसको V प्रोपोर्शनल टू I लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं, V प्रोपोर्शनल टू I। अगर मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो याद रख, हमेशा एक इक्वल टू के साथ में कांस्टेंट भी आता है। क्या बोला मैंने? जब भी कभी प्रोपोर्शनलिटी हटेगी, याद रख, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो वो रिप्लेस हो जाएगा इक्वल टू और एक कांस्टेंट के द्वारा। ये चीज हमेशा इन द प्लेस ऑफ दिस प्रोपोर्शनलिटी आता है। जितना भी वोल्टेज है वो इक्वल होता है किसके? आर आई के। किसके बराबर होता है? आर आई के। अब यहाँ पर आर तो एक कांस्टेंट था, इसको बोलते क्या है? आर को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा? रेजिस्टेंस। आर को बोलेंगे क्या? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब मैं तेरे से क्या बात कर रहा हूं कि जो फॉर्मूला अभी तूने पढ़ा है, फॉर्मूला अभी क्या पढ़ा? फॉर्मूला निकाला मैंने V इज इक्वल टू आई आर। फॉर्मूला अभी तूने क्या पढ़ा? V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, यही फॉर्मूला पढ़ा था, V इक्वल टू आई आर। अब होता क्या है, कई बार तेरे से क्या होता है, ये फॉर्मूले को न्यूमेरिकल में यूज करते समय मिस्टेक हो जाती है। क्या मिस्टेक होती है? V इक्वल टू आई आर है, तेरे से कभी पूछ ले जाएगा V इक्वल टू क्या होता है, तो तू कभी कभी बोल देता है आई आर होता है। बिल्कुल ठीक है। तेरे से कभी पूछ ले जाएगा I इक्वल टू क्या होता है, तो कभी तो तू बोलता है V अपॉन आर होता है, या कभी कभी तू बोल देता है R अपॉन V होता है। तेरे से R पूछ लिया जाए तो कभी कभी तू बोलता है कि V अपॉन I होता है, और कभी कभी तू बोलता है कि I अपॉन V होता है। तो भाई यहाँ पर तेरे से कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि 3 घंटे के पेपर में जब न्यूमेरिकल आता है ना, तो वहां पर तू थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाता है, तेरे दिमाग को थोड़ा सा अंडर प्रेशर महसूस होता है, तो वहां पर वो चीजों को थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है। तो V इक्वल टू आई आर तो तेरे को याद होता है, आई निकालने को बोल देता है तो तू कंफ्यूज हो जाता है, कभी V अपॉन आर लिख देता है, हो सकता है कभी R अपॉन V भी लिख दे। कभी कभी तेरे से आई पूछ लिया जाए तो तू हो सकता है V अपॉन आर लिख दे, कभी कभी तू R अपॉन V लिख दे। तो इन सारी कंफ्यूजन से अपने आप को बचाने के लिए पता तेरे को क्या करना है? तेरे को सिंपल सा एक ट्राइंगल लॉ याद करना है। ट्राइंगल लॉ क्या है देखना बताता हूं। ट्राइंगल लॉ क्या याद रखना है? तेरे को अपने दिमाग में ना इमेजिनेशन बैठाना है। क्या इमेजिनेशन दिखाना है कि भैया एक ट्राइंगल है तेरे पास में। क्या इमेजिनेशन बैठाना है कि एक तेरे पास में ट्राइंगल है, ट्राइंगल में V इक्वल टू आई आर होता है, तेरे को यहाँ पर लिख देना है V, और नीचे एक डंडा बना के यहाँ लिख देना है आई आर। क्या होगा? V इक्वल टू आई आर। ये तूने बना, ठीक है? क्या बना दिया तूने? V इक्वल टू आई आर, ये बना दिया। अब मान ले तेरे को वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज को छुपा दिया, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई आर। तेरे को कभी निकालना है करंट, तो करंट को छुपा दिया, क्या हो जाएगा? I इक्वल टू V अपॉन आर। कभी कभी तेरे को रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस को छुपा दे, क्या हो जाएगा? R इक्वल टू V अपॉन आई। कभी भी तेरे से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, कभी भी तेरा फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। I इक्वल टू V अपॉन आर होता है, कभी R अपॉन V नहीं होगा। R इक्वल टू V अपॉन आई होता है, कभी भी I अपॉन V नहीं होगा। तो ये कैसे याद रहेगा? ट्राइंगल को इमेजिन कर ले, वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज को छुपा ले, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई आर। अगर तेरे को करंट निकालना है, करंट को छुपा ले, I इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन आर। कभी कभी तेरे को R निकालना है, R को छुपा दे, R इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन आई। और इस तरीके से तू जब निकालेगा, कभी भी तेरे से कोई भी क्वेश्चन गलत होना नहीं है। अब ओम्स लॉ का फॉर्मूला तो मैंने याद कर लिया, डिराइव भी कर लिया। अब इसके फॉर्मूले के लिए मेरे को क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। ओम्स लॉ के लिए क्या बनाना है? मेरे को ग्राफ बनाना है। ओम्स लॉ का फॉर्मूला मैंने निकाला, क्या था भाई? V इज इक्वल टू आर आई। ये मैंने फॉर्मूला निकाला, V इक्वल टू आर आई। ठीक है, अब क्या मैं एक इक्वेशन और लिख रहा हूं, m। ये फॉर्मूला मैंने लिखा है y इक्वल टू m इंटू एक्स। अब ये क्या होता है? ये जो फॉर्मूला है ना, ये होता है किसका? स्ट्रेट लाइन का। किसका फॉर्मूला होता है? ये स्ट्रेट लाइन का, ये होता है स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, ये पूरी इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन। y इक्वल टू एम एक्स, y इक्वल टू एम एक्स, इसका ग्राफ कैसे बनता है? ये मैंने बनाया है y एक्सिस, और ये बनाया मैंने x एक्सिस। क्या बनाया मैंने? y एक्सिस, और ये बनाया मैंने x एक्सिस। ठीक है, तो ये y हो गया, ये x हो गया। अब m क्या होता है? m को बोलते हैं स्लोप। m को क्या बोलते हैं? स्लोप। तो क्या होता है? यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक ग्राफ बनाइए। मैंने x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया है, और ये ग्राफ क्या होता है? m होता है। ये ग्राफ क्या होता है? m होता है, और m को हम बोलते हैं इस ग्राफ का स्लोप। क्या बोलते हैं इस ग्राफ का? स्लोप। स्लोप निकालते कैसे? मान ले कि हॉरिजॉन्टल से, यानी x एक्सिस से ये जो ग्राफ है वो कितने एंगल से झुका हुआ है? ये थीटा एंगल से झुका हुआ है। कितने एंगल से झुका हुआ है? ये थीटा एंगल से झुका हुआ है। तो m यानी स्लोप कैसे निकालेगा तू? स्लोप निकालेगा m इज इक्वल टू टेन थीटा लगा करके। अब यहाँ पर टेन थीटा क्या है? टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब तू पढ़ता है
क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 के अंदर, जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ये मैंने क्या किया, ग्राफ बनाया, ठीक है। तो एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस की जगह पे क्या आ जाएगा, आई यानी कि करंट, वाई एक्सिस की जगह पे क्या आ जाएगा, वोल्टेज यानी कि वी, ठीक है। और बीच में क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये ग्राफ, तो एम की जगह पे क्या आ जाएगा, आर, तो ये हो गया आर। आर बोले तो रेजिस्टेंस, ये हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। यहां मान लेते हैं कि एंगल कितना है, एंगल कितना है, एंगल है थीटा, एंगल कितना है थीटा। तो आर रेजिस्टेंस कैसे निकालेगा तू, रेजिस्टेंस निकालेगा tan थीटा से। आर कैसे निकालेगा, रेजिस्टेंस निकालेगा tan थीटा से। अब यहाँ पे देखो याद कर रखना, एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि जो एंगल है ना थीटा, वो तेरे को कहां से नापना, हमेशा करंट की एक्सिस से नापना है। थीटा हमेशा कहां से नापना है, करंट वाली एक्सिस से नापना है, इस बात को याद रखने का है, ठीक है। हमेशा थीटा कहां से नापा जाएगा, करंट वाली एक्सिस से नापा जाएगा, तब tan थीटा तेरे को रेजिस्टेंस के बराबर देखने को मिलता है। PYQ क्वेश्चन है, पहले भी इस तरीके के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो मैं तेरे को पैटर्न बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछेगा कि भाई ये मान ले कि तेरे पास में एक ग्राफ दिया गया है वोल्टेज और करंट के बीच में, ठीक है। ये ग्राफ दिया गया वोल्टेज और करंट के बीच में, और ये हो गया रेजिस्टेंस R, ठीक है। तो कैसे निकालता है तू, यहाँ पर होता है एंगल थीटा और ये होता है रेजिस्टेंस R। R निकालने का तरीका क्या है, तेरे को निकालना है R बराबर tan थीटा, और ये तेरा आंसर आ गया। ऐसे तो निकालना होता तेरे को, ठीक है, तूने निकाल दिया बड़े आसानी से। अब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी पूछा जाता है, तेरे को एक ग्राफ दिया गया जिसमें यहाँ पर वोल्टेज लिखा है, यहाँ पर करंट लिखा है, और ये दो रेजिस्टेंस, ये है मेटल A के लिए और ये है मेटल B के लिए ग्राफ, दो ग्राफ दिए गए हैं, एक मेटल A का, एक मेटल B का, करंट वोल्टेज, मेटल B के लिए रेजिस्टेंस, मेटल A के लिए रेजिस्टेंस, और ये लिखा हुआ है तेरा एंगल थीटा B, और ये लिखा हुआ है एंगल थीटा A। ये दो प्रकार से तेरे को दिए हुआ है, ठीक है, दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं और दो एंगल दिए हुए हैं। तेरे को बताना है कि रेजिस्टेंस RA और RB में से कौन बड़ा है, RA बड़ा है RB से, या फिर RA छोटा है RB से, या फिर बराबर है RB के, या फिर RA RB के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, मैं कुछ नहीं कह सकता। सिंपल सी बात। यहां पर देखो क्या देखने को मिल रहा है कि थीटा A बड़ा है थीटा B से, देखने को मिल रहा है थीटा B छोटा है थीटा A बड़ा है, तो मैंने क्या लिख दिया, थीटा A बड़ा है थीटा B से, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं थीटा की, थीटा A बड़ा है, तो इसका जो tan थीटा होता है वो भी क्या होता है, बड़ा होता है किससे, tan थीटा B से। तो अगर एंगल बड़ा होता है ना, तो tan थीटा भी बड़ा होता है, थीटा बड़ा है तो tan थीटा भी बड़ा है। ये अभी तो धीरे धीरे सीख जाएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री पड़ेगा। अभी केवल याद रखना है कि अगर एंगल बड़ा है तो tan थीटा भी बड़ा है, अगर एंगल बड़ा है तो tan थीटा भी बड़ा है, ठीक है। तू देख इस बात को ऐसे समझ लिए कि जब तू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ता है तो tan 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, ठीक है। और वहीं पर बात करते हैं tan 45 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो तू देख पा रहा है एंगल बढ़ रहा है तो वैल्यू भी बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है तो tan थीटा का वैल्यू भी बढ़ रहा है। सिमिलरली अगर एंगल बड़ा है तो tan थीटा का वैल्यू भी बड़ा है, एंगल छोटा है tan थीटा की वैल्यू भी छोटी। आगे बढ़ते हैं। अब तेरे को पता है tan थीटा A किसके बराबर होगा, RA के बराबर होगा, और tan थीटा भी किसके बराबर होगा, tan थीटा भी किसके बराबर होगा, RB के बराबर होगा। तो इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा RA और इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, RB। तेरे को दिखाई दे रहा है, समझ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो मैंने कहा कि RA ग्रेटर है RB से, यानी कि जिसका एंगल, जिस भी मेटल के ग्राफ का एंगल करंट एक्सिस से बड़ा होता है उसका रेजिस्टेंस भी बड़ा होता है, और जिसका एंगल छोटा होता है उसका रेजिस्टेंस भी छोटा होता है। ये रहा क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ये रहा तेरे पास में ये वोल्टेज करंट का ग्राफ दिया गया है, ये तेरे को दिया गया है RA, ये दिया गया है क्या RB, ये दिया गया है तेरे को एंगल थीटा A, और ये एंगल दिया गया तेरे को थीटा B, ओके। चल अब तेरे को बताना जल्दी से कि RA बड़ा होगा RB बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा, RA और RB में से वो बताना है। RA बड़ा है कि RB बड़ा है, RA बड़ा है कि RB बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है, कौन बड़ा है वो तेरे को बता। जल्दी से सोच, जल्दी से, और कमेंट में जल्दी से आंसर लिख करके मेरे को बता, जल्दी फटाफट। मैंने करंट और वोल्टेज की एक्सिस को पहले तो फ्लिप कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट ऊपर लिखा हो नीचे लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तेरे को केवल क्या बोला, मैंने तेरे को क्या बोला कि जो एंगल है वो करंट एक्सिस से नापने, तेरे को क्या एंगल तेरे को कहां से नापने, करंट एक्सिस से नापने। करंट तो यहां है, तो एंगल देख, RB का एंगल और RA का एंगल देख, व्हाइट वाला देखना है,
आरबी का एंगल छोटा है, आरबी का एंगल छोटा है और आरए का एंगल कैसा है, करंट एक्सिस से बड़ा है। बस तू समझ गया, जिसका एंगल बड़ा होता है उसका रेजिस्टेंस भी बड़ा होता है, जिसका एंगल बड़ा होता है उसका रेजिस्टेंस भी बड़ा होता है, जिसका एंगल छोटा होता है उसका रेजिस्टेंस भी छोटा होता है। तो आरए आरबी में तेरे को देखने को मिल रहा है यहाँ पर एंगल किसका बड़ा है, आरए का एंगल बड़ा है, आरए का एंगल बड़ा है तो आरए का रेजिस्टेंस भी कैसा होएगा, बड़ा होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन तेरे से पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, फेवरेट क्वेश्चन है इस टॉपिक से जो तेरे से पूछा जाने वाला है, इस साल भी आएगा, कई बार आ चुका है और आगे भी तेरे को देखने को मिल सकता है।